नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं प्राइम न्यूज और हाजिर हूं उत्तराखंड के तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में तो बढ़ेंगे हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। उत्तराखंड को पीएम श्री स्कूल की सौगात मिली है। पीएम की सौगात मिली है। 141 पीएम श्री स्कूल का सौगात मिला है। विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान ने इसका शुभारंभ किया। शिक्षा के लिए क्रांतिकारी कदम, सीएम धामी ने बताया। शिक्षक और छात्रों का डेटा अब ऑनलाइन होगा। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम शिक्षा को लेकर और उत्तराखंड को पीएम श्री स्कूलों की सौगात मिली है। अब यहां पर भी पीएम श्री स्कूल खुलेंगे और साथ में शिक्षा विद्या केंद्र का शुभारंभ भी यहां पर हुआ है। तो पीएम श्री स्कूल खोले गए। इसके साथ साथ दूसरे चरण में भारत सरकार के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप 2804 विद्यालयों द्वारा जिसमें आवेदन किया गया था, जिसमें से सभी मानक पूर्ण करने वाले 1488 विद्यालयों को जनपद स्तर से निर्धारित समय सारणी के अनुरूप सत्यापित कर लिया गया है। पीएम श्री स्कूलों में आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तरीकों से शिक्षा प्रदान की जाएगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से फोकस रहता है कि टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करना है और उसको ध्यान में रखते हुए 5G के इस युग में पीएम श्री स्कूल आधुनिक शिक्षा के आने वाले समय में सबसे सशक्त माध्यम बनने वाले हैं। आज जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना प्रारंभ हो रही है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध और नवाचार का वातावरण बनेगा। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 15 से 18 लाख रुपए की धनराशि शोध हेतु अनुदान के रूप में उनके प्रोत्साहन के लिए दी जाएगी, जो इस क्षेत्र में शोध को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना को भी शुरू किया है, जिसके तहत मेधावी छात्र छात्राओं को मासिक छात्रवृत्ति देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसा अभी हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बताया कि इससे पहले हम विद्यालयी शिक्षा में भी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भी हम उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है। निश्चित रूप से इससे हमारे नौनिहालों को आने वाले समय में उनके विकास में, उनके कैरियर डेवलपमेंट में, उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी चीजों में उनका प्रोत्साहन होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा ये निरंतर प्रयास है कि कोई भी बच्चा किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित न रहे। और विशेषकर से हम अपने राज्य उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अगर हमारे लिए सबसे कोई महत्वपूर्ण विषय है, वो तो वैसे तो पूरे देश दुनिया के लिए है, लेकिन उत्तराखंड में विशेष रूप से शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों निर्णय राज्य के स्तर पर लिए हैं और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए भी जो हमने निर्णय लिया है, वो निर्णय आज केवल उत्तराखंड का नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर एक मॉडल के रूप में जाना जा रहा है कि अब अनेकों राज्य हमारे यहाँ का जो नकल अध्यादेश हमने लागू किया है, उस नकल अध्यादेश को कहीं न कहीं अपने यहाँ लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट में अपनी मुहर लगाई गई। सचिवालय में हुई कैबिनेट के इस बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री मौजूद रहे। सचिवालय प्रशासन में निजी सचिव परीक्षा मामले पर हाईकोर्ट गए 4 अभ्यर्थियों का अनुमान किया गया। अब उन्हें सेलेक्ट करने को लेकर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। पर्यटन विभाग के तहत औली को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा।
तो 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुहर लगी है और मुख्य सचिव उत्तराखंड ने इस दौरान कैबिनेट को भी ब्रीफ किया। देहरादून से खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया निर्देश। राज्य सरकार के अधीन विभागों को दिया निर्देश, महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमान्य की गई है। सचिव दिलीप जावलकर की ओर से जारी किए गए आदेश, महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमान्य हो, यानी कि उन्हें यह सुविधा हर हाल में दी जानी चाहिए। सचिव दिलीप जावलकर ने ये निर्देश जारी किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है, शासनादेश है ये। महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमान्य होगी, यानी कि उन्हें प्रसूति अवकाश अब दिया जाएगा। दिलीप जावलकर ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। एक बड़ी खबर ये, सचिव दिलीप जावलकर ने निर्देश देते हुए कहा है उत्तराखंड में अब महिलाओं को और जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। जितेंद्र, ये जो अवकाश है इसके बारे में जानना चाहेंगे। प्रसूति अवकाश की सुविधा तो पहले भी थी, एक नई चीज इसमें क्या जोड़ी गई है? देखिए, आज जो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्या, उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत जो है कई कार्यक्रमों के निमित्त वहां पर जो आयोजन किया और उसमें बेटियों के जन्म की तरह अब बेटों के जन्म पर भी महालक्ष्मी किट जो है वो जल्द शुरू की जाएगी। इसी योजना सरकार की है। उन्होंने ये कहा बेटी के जन्म को सकारात्मक बनाने के लिए शुरू की गई है ये महालक्ष्मी किट। और गर्भवती महिलाओं की अब जो गोद भराई है, महालक्ष्मी किट और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की जाएगी सरकार की तरफ से, ये उन्होंने आज घोषणा की। ऑफिसर्स क्लब यमुना कॉलोनी में एक राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम था और बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए वहाँ उन्होंने कहा गर्भवती महिलाओं को सहयोग देने के लिए बेटी के जन्म में सकारात्मक बनाने के लिए महालक्ष्मी किट शुरू की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के समान महालक्ष्मी किट व नंदा गौरा योजना लिंग अनुपात और महिलाओं के हितों में करने का प्रयास किया गया है। और उन्होंने ये स्पष्ट घोषणा भी की कि जो अभी तक बेटियों के पैदा होने पर महालक्ष्मी किट दी जाती थी, वो अब बेटा होने पर भी महिलाओं को दिया जाएगा। जितेंद्र, ये भी कि जो आउटसोर्स और या फिर दैनिक वेतनभोगी महिलाएं होती, क्या उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा उसी तरीके से पूरे का पूरा? देखिए, ये हाउस होल्ड महिलाओं के लिए ही योजना चलाई गई है। नौकरी पेशे वाली हैं उनके लिए शायद ये योजना गतिमान नहीं रहेगी। इस वर्ष की जो राष्ट्रीय पोषण माह का विषय है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, उसके अनुरूप जो है इस तरह के कार्यक्रम उत्तराखंड में चलाए जा रहे हैं। और तमाम जो पोषण माह के अंतर्गत आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा पोषित अभियान आदि भी चलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के सम्मान और उत्थान के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और ये योजनाएं उत्तराखंड में चलाई जा रही है। तो ये मातृत्व अवकाश की जो सुविधा मिलेगी, मतलब ये पेड होगी या फिर अनपेड ही रहेगी, कैसा रहेगा ये सब कुछ? देखिए, काफी पहले ये मांग की गई थी कि जिस तरह से महिलाओं को गर्भ के दौरान उनको मातृत्व अवकाश दिया जाता रहा, तो अब महिलाओं की भांति पुरुषों के भी जो सरकारी नौकरियों में पुरुष होंगे उस पीरियड का मातृत्व अवकाश अब उनको भी दिया जाएगा। यानी कि देखभाल के लिए चाहे माता हो या पिता, दोनों को ये अवकाश दिया जाएगा और पुरुष वर्ग भी अब मातृत्व अवकाश का लाभ उठा पाएगा। शुक्रिया जितेंद्र, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा महिलाओं को और ये लाभ इसका इंतजार महिलाएं लंबे समय से कर रही थी, क्योंकि उत्तराखंड में महिलाओं को लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण में एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। तो शुक्रिया जितेंद्र, हमारे साथ जुड़े आप।
जानकारी आपने दी। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए आवासीय परियोजनाओं और अन्य विषयों पर रियल एस्टेट इन्वेस्टर के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि दिसंबर 2023 में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य के आर्थिकी को बढ़ाने में निवेश सम्मेलन अहम भूमिका निभाने वाला है। सीएम ने आवासीय परियोजनाओं पर बैठक करते हुए इस बात की जानकारी दी और कहा कि आप तमाम लोग अगर जिन्हें लगता है कि कोई सुझाव आपके पास है जिसके जरिए राज्य को हम एक नई दिशा में ले जा सकते हैं, तो आप उस सुझावों को आप दें और लिखित में अगर ये सुझाव हो तो उस पर अमल भी किया जाएगा। तो जो भी आवासीय परियोजनाएं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर हो रही है, तो इन्वेस्टर्स के साथ आज बैठक भी की उन्होंने जो रियल एस्टेट सेक्टर में है। तो रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स को इस समिट के बारे में जानकारी दी गई है। बता दें कि उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाना है और उससे पहले कई एक तरह के कार्यक्रम इसको लेकर हो रहे हैं और इसमें जानकारी दी जाए लोगों को कि इसका मकसद क्या है, इसका महत्व क्या है और कैसे उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा ये इन्वेस्टर्स समिट। क्योंकि उत्तराखंड को सिर्फ पर्यटन के हिसाब से या फिर देवभूमि के हिसाब से ही नहीं, बल्कि एक ऐसे राज्य के तौर पर देखा जाए जहां पर एक संतुलित विकास करने में हम जुटे हुए हैं, जहां पर इंडस्ट्री भी हो लेकिन वो नुकसान ना पहुंचे यहाँ की प्रकृति को, यहाँ की कुदरत को। इंडस्ट्री ही होगी तभी यहाँ से पलायन रुकेगा पहाड़ों से। और बड़ी खबर देहरादून से, उत्तराखंड के मदरसों में अब संस्कृत विषय भी पढ़ाई होगी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस बात की जानकारी दी है। राज्य में मदरसों में एनसीईआरटी के अंतर्गत आने वाले विषय पढ़ाए जाएंगे। शादाब शम्स ने यह जानकारी दी। मामले को लेकर राज्य में राजनीति हालांकि शुरू हो गई है। मदरसों में मुस्लिम छात्र संस्कृत, हिंदी समेत अरेबिक या दूसरी भाषाओं के विषय का भी चयन कर सकेंगे। इसके लिए सरकार के साथ वक्फ बोर्ड लगातार कोशिशों में लगा हुआ है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन वक्फ बोर्ड के प्रमुख ने कहा, शादाब शम्स ने, कि अब एनसीईआरटी के हिसाब से एनसीईआरटी में जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं उनको भी यहाँ के मदरसों में पढ़ाया जाएगा। ये और बात है कि अगर कोई जबरन संस्कृत ना ले, अगर किसी को संस्कृत पढ़ना है एक अन्य भाषा के तौर पर, तो वो ये पढ़ाई कर सकता है और उसके लिए बाकायदा शिक्षक भी पदस्थापित किए जाएंगे। एक बड़ी खबर है, उत्तराखंड में मदरसों में अब संस्कृत विषय की भी पढ़ाई होगी, संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा। सोचिए, मदरसों में संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा तो क्या शानदार वो अनुभूति होगी कि एक ओर उर्दू की पढ़ाई, दूसरी ओर संस्कृत की पढ़ाई। तो ये कहीं ना कहीं। और जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। जितेंद्र, ये एक जो फैसला लिया गया है, इसको क्या मदरसा चलाने वाले मदरसा संचालक हैं या फिर मदरसा के जो शिक्षक हैं, क्या इस बात को मान रहे हैं या फिर जबरन ही थोपा जाएगा सरकार की ओर से इसे एक तरीके से एक शुरुआत के तौर पर? देखिए, अभी प्राथमिक तौर पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का ये निर्णय है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के 117 मदरसों में अब जो है वो पढ़ाई जाएगी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो शादाब शम्स हैं, उन्होंने ये जानकारी की है और उन्होंने ये बताया है कि एक मुस्लिम युवती ने संस्कृत में पीएचडी की है। वो कुरान के 18 सिपारे संस्कृत में अनुवाद कर चुकी हैं, 12 अभी बाकी हैं और उनको भी वक्फ बोर्ड की एजुकेशन कमेटी में रखा गया है। उन्होंने कहा है कि मदरसों को मॉडर्न किया जा रहा है, इसमें बच्चों को स्मार्ट क्लास
आधुनिक शिक्षा और कंप्यूटर भी दिए जाएंगे। 4 जिलों में 4 मदरसों का चयन किया गया है। उधर वक्फ बोर्ड में पंजीकृत जो मदरसा हिफ्जुल कुरआन खुजा ग्रांट के मॉडर्न मदरसाओं में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसे वक्फ बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है अब उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत का भी होगा। बाकायदा उनके लिए शिक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे और मदरसों में संस्कृत की पढ़ाई भी की जाएगी। मतलब ये अनिवार्य तो नहीं होगा, अगर छात्र चाहेंगे संस्कृत पढ़ना तो ही पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं कि मतलब एक अनिवार्य विषय के तौर पर इसे जो है वो थोपा जाए छात्रों पर? अभी अनिवार्य के रूप में इसे नहीं लिया गया है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट एक रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि अब जो मदरसों में उर्दू और अन्य हिंदी और अन्य भाषाओं के साथ साथ समन्वय बनाते हुए संस्कृत को भी शामिल किया गया है। और जो मॉडर्न मदरसों के स्कूल होंगे उनमें पहले चरण में ये संचालित किए जाएंगे। उसमें कंप्यूटर का ज्ञान भी दिया जाएगा, हिंदी का भी दिया जाएगा, उर्दू का भी दिया जाएगा और साथ में संस्कृत का भी ज्ञान दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी एक हाथ में कुरान, एक हाथ में आप कहने के लैपटॉप भी होगा। तो इस फैसले को किस तरीके से देखा जा रहा है? जो मदरसा हैं उनमें उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया अभी शुरू हुई है क्या? नहीं, अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया जन सामान्य की नहीं आई है और न ही अभी सुचारू रूप से ये योजना जो है वक्फ बोर्ड की वो शुरू हो पाई है। जब वो होगी तो धीरे धीरे इसके परिणाम भी सामने आएंगे, लेकिन प्राथमिक चरण में अभी वक्फ बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि वो जो मदरसे हैं वहां पर संस्कृत की पढ़ाई भी शुरू करें। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो मदरसों में भी संस्कृत की पढ़ाई होगी, ये वक्फ बोर्ड का फैसला है। देहरादून से बड़ी खबर, रोडवेज कर्मियों ने यहां पर हड़ताल का ऐलान कर दिया। 27 सितंबर से सामूहिक हड़ताल का ऐलान किया है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारियों ने प्रबंधन पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। वादे के बावजूद मांगों पर नहीं हुई ये कार्रवाई। ये कर्मचारियों का कहना है कि कोई भी कार्रवाई हो नहीं रही है, इस वजह से उन्हें मजबूरन हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। देहरादून के कर्मचारियों के रिटायरमेंट या मौत होने पर ग्रेच्युटी में 2 लाख रुपए दिए जाने, डग्गामार वाहनों पर अंकुश के लिए रोडवेज पुलिस की संयुक्त टीम बनाने, मृतक आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर पक्की नौकरी की मांग को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। मसूरी में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें भारतीय धरोहर को संरक्षित करने के बारे में विस्तार से बताया गया। विरासत के प्रिंसिपल डायरेक्टर पूर्णिमा दास ने बताया कि इंटेक पूरे देश के स्कूलों में हेरिटेज क्लब बनाने का कार्य करे, ताकि बच्चों में अपनी विरासत को संजो कर रखने और उसके बारे में जानने की जिज्ञासा बनी रहे। इसके साथ ही स्थानीय स्तर की विरासत को संजोने का प्रयास किया जा रहा है। रुड़की से 7 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध दरगाह पिरान खलियर समेत कई दरगाहों को दरगाह प्रशासन की ओर से देखरेख की जाती, जिसमें कार मोटरसाइकिल की पार्किंग समेत प्रसाद के भी बड़े महंगे ठेके दिए जाते हैं। पर पिछले काफी दिनों से दरगाह प्रबंधक की लापरवाही के चलते ये ठेके नहीं छोड़े गए हैं, बल्कि उन लोगों से प्रतिदिन के हिसाब से वसूली की जा रही है। प्रसाद के दुकानों के ठेके अब तक नहीं दिए जाने की वजह से यहाँ पर दुकानदारों में काफी रोष भी है कि प्रबंधन उसको लेकर सजग नहीं है। टेंडर जारी करना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई पहल होती दिखाई भी नहीं दे रही है। लंबर जो प्रसाद बिक्री का ठेका है, लंबर दुकान नंबर 1, उसका जो पहले से ही 1 करोड़ 76 लाख रुपए का ठेका चल रहा था। जब इसका दोबारा टेंडर निकला, तिबारा टेंडर निकला, तो इसकी 193 की कहा कि 193 से ऊपर बोली दे, तो ये फिर दोबारा जो है 30 तारीख तक का इसका टाइम था। 30 तारीख को इसके ये टेंडर डाल दिया गया। अभी तक ये टेंडर खुले नहीं है। 13 दिन हो गए, कोई भी टेंडर खोलने के लिए तैयार नहीं है। सीओ साहब को कह रहे, सीओ साहब से इसमें साइन करने के लिए तैयार नहीं है। और ये 2 करोड़ 786 का टेंडर डाला हुआ है। लालगुआ के गौला नदी में सिंचाई विभाग और वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर बिंदु खत्ता को बाढ़ से बचाने के लगभग 4 करोड़ की कीमत से बने
डैम और बांध इतने कमजोर हैं कि किसी भी नदी के बहाव में आसानी से बह सकते हैं, जो कि बीजेपी को चलाई जा रही योजनाओं में भ्रष्टाचार की मिलावट को साबित करती है। इसी के चलते बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में दर्जनों सामाजिक संगठनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टूटे गौला नदी के तटबंधों का निरीक्षण कर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन से इस मामले को उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की भी मांग की है। देश की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई और कुपोषित महिलाओं को पोषण किट वितरित की। साथ ही लाभान्वित महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भी वितरित किए गए। विभागीय मंत्री ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को सहयोग देने और बेटी के जन्म को सकारात्मक बनाने के लिए महालक्ष्मी किट शुरू की गई है। बीते दिनों की लगातार बारिश के बाद चटक धूप खिलने के उपरांत राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली के मुख्य भवन का अगला भाग अचानक गिर गया। स्कूल के प्रिंसिपल महिपाल सिंह फरसवान का कहना है कि अगर स्कूल चलने के वक्त घटना होती तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। इलाके में लगातार बारिश के चलते एक बार फिर से सतोपंथ सरोवर की पवित्र यात्रा रफ्तार पकड़ने लगी है। सतोपंथ सरोवर में लगातार तीर्थयात्री पहुंचने लगे। बता दें आपको कि मौसम साफ होने पर सतोपंथ से प्रकृति के सुंदर नजारों के दीदार भी हो रहे हैं। बता दें आपको कि बद्रीनाथ धाम से 22 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर सतोपंथ ताल स्थित है। हम बद्रीनाथ धाम से 21 किलोमीटर दूर सत्यपथ यानी सतोपंथ झील के ठीक सामने हैं। जहाँ तक सतोपंथ के ठीक सामने आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने स्वर्गारोहिणी पर्वत है। स्वर्गारोहिणी पर्वत पर जब पांडव जो है हिमालय की तरफ आए थे तो यही स्वर्गारोहिणी है। यहीं से जो है धर्मराज युधिष्ठिर जो है स्वर्ग के लिए जो है स्वर्ग से रथ आए थे और इससे ही वो स्वर्ग को गए थे। उनके साथ में एक श्वान भी गया था, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पे जो है श्रद्धालु भी यहाँ पे आते हैं आस्था की डुबकी। और नीचे जो मेरे ठीक सामने आप देख रहे होंगे कि ये जो सतोपंथ ताल है, त्रिकुंड है, ब्रह्मा विष्णु का निवास यहाँ पे साक्षात है। इसके दर्शन करते हैं, इसके पूजा अर्चना करके ही लोग यहाँ पे अपने पुण्य कमाते हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।